उसकी कॉस्ट है 3.54 मिलियन, कैरिंग वैल्यू है 204000 एज ऑन 1 जुलाई 2021 साल के शुरू में। वॉज डिस्पोज्ड ऑफ ऑन 28 फरवरी फॉर ₹1860000। द सेल प्रोसीड्स वर क्रेडिटेड टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। जो सेल प्रोसीड्स थी उसने किसको चार्ज कर दी है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को चार्ज कर दी है। और फुल ईयर डेप्रिसिएशन जो है वो उसने क्या की है? रिकॉर्ड की है। और जो रेट है वो 10% है। उसके मुताबिक क्या करना चाहिए? हमें लेकर चलना चाहिए, ये इसने हमें बता दिया। अब हकीकत में अगर हम डिस्पोजल की एंट्री पास करें तो वो ये होनी चाहिए थी, बैंक हमारा डेबिट होना चाहिए था किस अमाउंट से? 1860000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी वो भी हमारी क्या होनी चाहिए थी? डेबिट होनी चाहिए थी। और प्लांट की जो कॉस्ट है वो क्या होनी चाहिए थी? क्रेडिट। कॉस्ट कितनी है प्लांट की? 3540000। हमने निकालनी है इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टिल द डेट ऑफ डिस्पोजल। तो इसकी ओपनिंग डेप्रिसिएशन जो बन रही थी that was 3540000 माइनस 204000। क्या जवाब आया था? ये इसकी ओपनिंग डेप्रिसिएशन थी वो हमारे पास मौजूद थी। हमने अगर ने इसके डेप्रिसिएशन निकालनी है ईयर एंड डेट ऑफ डिस्पोजल तक। और डेट ऑफ डिस्पोजल तक कितनी इसका ईयर एंड क्या था सवाल में? जून था कि दिसंबर था? जून है। तो हमने फेब तक इसकी डेप्रिसिएशन जो है वो कैलकुलेट करवानी है। तो डेप्रिसिएशन लेंगे, WDV है, बुक वैल्यू मेरे पास कितनी थी? 20400000 मल्टीप्लाई बाय 10%। 8 महीनों की हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे, कितनी आएगी? तो 1 लाख वो हम इसमें ऐड कर देंगे तो इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बनेगी 1636000। तो ये 1636000 यहाँ पे होना चाहिए था। बैलेंसिंग करें, लॉस आता है गेन आता है? गेन है कि लॉस है? लॉस आ रहा है, कितना आ रहा है लॉस? ये एंट्री होनी चाहिए थी इस एडजस्टमेंट की। ये सारी एंट्री जो है वो इसने पास करनी थी। इसने क्या किया? इसने कहा है कि जो पैसे मिले हैं वो उसने किसको चार्ज कर दिए थे? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को चार्ज कर दिया। मतलब बैंक अकाउंट डेबिट किया और प्लांट को इसने क्रेडिट नहीं किया, बल्कि किसे क्रेडिट कर दिया था? उसने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट कर दिया था। और फुल ईयर डेप्रिसिएशन से उसने क्या किया था? क्रेडिट किया था। जो उसने एंट्री पास की है वो उसने क्या की थी? उसने बैंक अकाउंट जो है वो डेबिट किया 1860000 से, और एक इसको चार्ज कर दिया उसने, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को उसने चार्ज कर दिया था। एक उसने ये एरर किया हुआ है, और दूसरा उसने फुल ईयर डेप्रिसिएशन जो है वो भी मशीन के ऊपर रिकॉर्ड की हुई थी, जो कितनी आ रही थी? 2,04,000 से इसने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है क्रेडिट की थी। मतलब अगर अलग एंट्री करे तो इसने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को 2,04,000 रिकॉर्ड किया था,
और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी इसने 2,04,000 से रिकॉर्ड कर दिया था। ये इसने रॉन्ग एंट्री पास की थी। हमने क्या करना है, इसका रिवर्स करना है। हमने क्या करना है, जिसने ये एंट्री पास की है इसका हमने रिवर्सल करना है। अब इसका रिवर्सल कैसे होगा, सिंपल सी बात है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना होना चाहिए था, 1,36,000 होना चाहिए था, वो हम रिकॉर्ड कर लेंगे यहाँ पे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सारी रिवर्सल हो जाएगी। जो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर रिकॉर्ड करनी चाहिए थी वो हम रिकॉर्ड कर लेंगे। ऑफिस मशीन हम इस अमाउंट से क्रेडिट कर देंगे और ये हमारे पास लॉस ऑन डिस्पोजल आ जाएगा। सिंपल आपने देखना है कि इस करेक्ट एंट्री में और इसमें जो डिफरेंस था, जो चीज़ गलत थी उसको रिवर्स कर दें, बाकी जो है आपका ठीक हो जाना था। समझ लगी? उसने डेप्रिसिएशन निकाली है, रॉन्ग डेप्रिसिएशन। हमें पता है, हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं, हमें कितनी आती है। हमने सिंपल वे में निकाली है, उसने मुश्किल वे से डेप्रिसिएशन निकाली हुई है। उसके बाद अगर एरर्स की बात करें तो इसमें जो लास्ट चीज़ है सबसे इम्पोर्टेंट वो ये है कि एरर्स का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा वो हमने देखना है। देखें, जो नॉन करंट एसेट्स हैं अगर उसमें एरर वगैरह हो रहा होगा, एक तो उससे उनकी कैरिंग वैल्यू जो है वो हमने कम रिकॉर्ड की होगी या ज़्यादा रिकॉर्ड की होगी, और दूसरा उन एसेट्स की जो डिप्रिसिएशन है उसके ऊपर क्या हो रहा होगा, फ़र्क आ रहा होगा। मतलब कैरिंग वैल्यू प्लस जो उन एसेट्स की डेप्रिसिएशन है, ये वो दो चीज़ें होंगी जो हमें तंग कर रही होंगी, जिसको हमने क्या करना होगा, रीस्टेट करना होगा। लेकिन अगर प्रॉफिट की बात करें तो रिमेंबर, जो भी हमारे नॉमिनल अकाउंट्स होंगे, नॉमिनल अकाउंट्स में हमारा प्रॉफिट जो है वो असर हो रहा होगा। नॉमिनल अकाउंट्स का मतलब वो अकाउंट्स हैं जो रेवेन्यू नेचर के अकाउंट होते हैं, जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ रहे होते हैं। अगर उसमें हम गलती करेंगे तो उसका इफेक्ट किसके ऊपर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे जा रहा होगा। तो ये चार बातें आपने याद रखनी है कि वो तमाम अकाउंट्स जो इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेट कर रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। रिमेंबर, अगर हमने नॉमिनल अकाउंट में कोई चीज़ क्रेडिट की, नॉमिनल अकाउंट में गलती कोई रिकॉर्ड हुई थी, गलती को रेक्टिफाई की है और इनकम या एक्सपेंस का अकाउंट कुछ भी क्रेडिट हो रहा है, तो उससे मेरा प्रॉफिट क्या होगा, हमेशा इंक्रीज़ होगा। और अगर मेरा नेट प्रॉफिट जो है वो हमेशा इंक्रीज़ होगा। अगर डेबिट कर रहे हैं करेक्टिंग एंट्रीज़ को तो हमारा नेट प्रॉफिट क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। अगर आपने कोई एंट्री करेक्ट की है और आपका एक्सपेंस मज़ीद डेबिट हो गया है, नेट प्रॉफिट क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। आपने कोई भी एंट्री की है, करेक्टिंग एंट्री पास की है और आपका इनकम क्रेडिट हो गई है या एक्सपेंस क्रेडिट हो गया, इसका मतलब क्या है, नेट प्रॉफिट हमारा इंक्रीज़ हो रहा होगा। तो ये चीज़ें बताएंगी नेट प्रॉफिट के इम्पेक्ट को, और ये चीज़ें बता रही हैं ग्रॉस प्रॉफिट के इम्पेक्ट को, कि अगर कोई भी एडजस्टमेंट है जो रेवेन्यू से रिलेट कर रही है, कॉस्ट ऑफ सेल्स से रिलेट कर रही है, उसे हम क्या करेंगे, अगर क्रेडिट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट हो रही हैं, जीपी मेरा बढ़ रहा होगा, सेल्स मेरी क्रेडिट हो रही है, मेरा जीपी इंक्रीज़ हो रहा होगा, रेवेन्यू मेरा क्रेडिट हो रहा है करेक्ट करने के बाद, तो जीपी मेरा इंक्रीज़ हो रहा होगा। सिमिलरली अगर रेवेन्यू या कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट हो रही होंगी तो जीपी मेरा क्या हो रहा होगा, डिक्रीज़ हो रहा होगा। तो ये चार बातें याद रखनी हैं कि कौन सी चीज़ इंक्रीज़ करेगी और कौन सी चीज़ जो है वो डिक्रीज़ करेगी, इनको हमने देख के चलना है। जैसे एंट्री है, ये फॉलोइंग करेक्टिंग एंट्री हैज़ बीन पास टू करेक्ट, जो भी हम ऊपर एरर पढ़ के आए हैं उस एरर रेक्टिफिकेशन के लिए उसने ये एंट्री पास की है कि सस्पेंस अकाउंट उसने कर दिया क्रेडिट और सेल्स रिटर्न और परचेज़ रिटर्न डेबिट की है। अब परचेज़ रिटर्न और सेल्स रिटर्न दोनों क्या होते हैं, नॉमिनल अकाउंट हैं, डेबिट हो रहे हैं। डेबिट होने की वजह से क्या होगा, मेरा नेट प्रॉफिट डिक्रीज़ हो रहा होगा, बिकॉज हमने यहाँ पर रूल पढ़ा है कि अगर नॉमिनल अकाउंट्स डेबिट होंगे तो नेट प्रॉफिट क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। तो ये चार बातों को रट्टा लगाना है आपने। जैसे एक और ऊपर हमने एंट्री पास की थी, रॉन्ग एंट्री, उसने इसको ठीक किया है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट किया है और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो गया। अब सेल्स क्रेडिट हुई है तो नेट प्रॉफिट भी मेरा इंक्रीज़ हो जाएगा इसी अमाउंट से, और जीपी भी मेरा है इसी अमाउंट से क्या हो रहा होगा, इंक्रीज़ हो रहा होगा। एग्जाम्पल नंबर 7 की रेक्टिफिकेशन उसने की है
ट्रेड पेबल्स उसने डेबिट किए हैं और डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट हुआ है, परचेजेस उसका क्रेडिट हुआ है, सस्पेंस अकाउंट जो है वो उसका डेबिट हुआ है। अब प्रॉफिट पे इम्पैक्ट कहाँ हो जाएगा, ये दो चीज़ें क्रेडिट हो रही हैं, ये प्रॉफिट में हम ऐड कर देंगे और जीपी के ऊपर भी यही इम्पैक्ट जाएगा कि बिकॉज क्रेडिट हो रहा है तो इससे इसका प्रॉफिट जो है बढ़ रहा होगा। ये एसेट्स हैं, एस ट्रेड पेबल्स डेटर हमारे एसेट्स होते हैं, इनका नॉमिनल अकाउंट के ऊपर कोई किसी किस्म का इम्पैक्ट नहीं जा रहा होगा। तो ये चीज़ें जो हैं ये हमने देखनी है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो 5-6 नंबर का पेपर में आता है कि रिवाइज प्रॉफिट जो है वो हमने कैलकुलेट करना है। तमाम एरर्स हमारे आइडेंटिफाइड होंगे, उन एरर्स को हमने पकड़ना है, तमाम करेक्शंस को हमने पास आउट करना है और रिवाइज प्रॉफिट जो है वो हमने एज़ पर अकाउंटिंग निकाल के देना है। जैसे एग्जांपल है कि आपने इसकी करेक्ट फिगर निकालनी है, प्रॉफिट कितनी होगी। कहता है जी एक शॉपकीपर है, उसका एरर रिकॉर्ड हुआ है फॉर द परचेज कॉस्ट ऑफ न्यू आइटम एज़ ₹36,000 व्हेन इट शुड हैव बिन 360,000 कि उसने एक न्यू एसेट रिकॉर्ड किया 36,000 का, हालांकि वो कितने का होना चाहिए था, 3,60,000 का होना चाहिए था। A draft profit of ₹2560 for the period was calculated before the discovery of the error। और उसने प्रॉफिट कितना कैलकुलेट किया हुआ है, 2560 का उसने प्रॉफिट कैलकुलेट किया हुआ है। दिस इंक्लूडेड अ डेप्रिसिएशन चार्ज ऑफ 10% और उसने क्या की है, डेप्रिसिएशन भी चार्ज की है 36,000 के ऊपर इक्विपमेंट के ऊपर। अब इसको हमने करेक्ट करना है। ये है मेरे पास प्रॉफिट था 2560, जो उसने गलत डेप्रिसिएशन चार्ज की थी वो हमने ऐड बैक कर दी, हमने करेक्शन करके फर्नीचर को रीस्टेट किया, जो उसकी ओरिजिनल डेप्रिसिएशन बनती थी वो हमने लेस करवा दी, तो मेरे पास क्या आ गया, एडजस्टेड प्रॉफिट जो है वो आ गया। हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं, हम ये भी ले सकते हैं कि असल डेप्रिसिएशन कितनी होनी चाहिए थी। 3,60,000 का मेरे पास इक्विपमेंट था, 10% के हिसाब से उसकी डेप्रिसिएशन कितनी बनती थी, 36,000। इसने कितनी रिकॉर्ड की हुई थी, इसने 3600 रिकॉर्ड की हुई थी। फर्दर हमने कितना डेप्रिशिएट करना है इसको, थ्री 2400। तो ये हमने फर्दर डेप्रिशिएट करना था। तो इसी को प्रॉफिट में से अगर आप लेस करवा दें, मतलब आपने 2560,000 प्रॉफिट लिखा हुआ है और उसमें से आप 32400 लेस करवा देंगे, तब भी आपका रिवाइज प्रॉफिट यही आएगा। तो रेदर देन आप एक चीज़ ऐड बैक करें फिर लेस करवा रहे हो, आप डिफरेंस लेके भी इसको लेस करवा देंगे, आपका प्रॉफिट जो है वो सेम ही आ रहा होगा। दिस नेक्स्ट एग्जाम्पल है, A bookkeeper in error recorded ₹60,000 purchase cost of a new machine as repair and maintenance cost। कोई रिपेयर एंड मेंटेनेंस, कोई उसने मशीन ली थी, उसने उसको क्या लिख दिया है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के तौर के ऊपर लिख दिया। ड्राफ्ट प्रॉफिट 3 लाख का है फॉर द पीरियड, और ये एरर से पहले उसने आइडेंटिफाई किया था। मशीनरी को डेप्रिशिएट करना है 20% के ऊपर, ये उसने हमें बता दी है। एडजस्टेड प्रॉफिट क्या होगा वो हमने देखना है। अब ये 3 लाख जो है था, ये इसने एडजस्टेड प्रॉफिट निकाला। इसमें जो चीज़ इसने कैपिटलाइज करनी थी वो इसने एक्सपेंस आउट कर दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, हम उस चीज़ को ऐड बैक करेंगे। वो कितना था, 60,000। तो 60,000 हम क्या कर देंगे, इसमें ऐड बैक कर देंगे और लेस करवाएंगे हम करेक्ट ट्रीटमेंट, वो है डेप्रिसिएशन। अब जब मैंने इक्विपमेंट लिया था, डैट वाज कॉस्टेड 60,000। 60,000 का 20% डेप्रिसिएशन लेंगे, कितनी आएगी, 12,000। वो हम लेस करवा देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, रिवाइज प्रॉफिट आ जाएगा। कितना बनेगा ये, 348,000। ये मेरा रिवाइज प्रॉफिट है। इस तरह से हम क्या कर रहे होते हैं, इनको लेके चल रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं। कहता है जी, प्रिपेयर रेक्टिफिकेशन एंट्रीज टू करेक्ट द अबव एरर। आपने इन एरर्स की एंट्रीज पास करनी है। एंड कैलकुलेट द बुक वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट आफ्टर करेक्शन ऑफ द अबव एरर। और इन एसेट्स की आपने क्या करनी है, बुक वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करवानी है। कहते हैं, वाइल रिव्यूइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ स्काई इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017, फॉलोइंग एरर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। ये कुछ एरर्स जो हैं वो क्या हुए हैं, आइडेंटिफाइड हुए हैं।
कंप्यूटर्स कॉस्टिंग रुपीज़ 2,40,000 परचेज ऑन 1 सितंबर 2017। कंप्यूटर लिए थे 2,40,000 के 1 सितंबर 2017 को फॉर ऑफिस यूज़ वर डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। वो किसको लिख दिए उसने? परचेज अकाउंट में डेबिट कर दिए। अब ये परचेज अकाउंट में तो नहीं जाने चाहिए थे, एंट्री पास होनी चाहिए थी। कंप्यूटर अकाउंट जो है वो हम डेबिट करते और बैंक अकाउंट जो है वो हम क्या कर रहे होते? क्रेडिट कर रहे होते। ये एंट्री पास होनी चाहिए थी। इसने क्या किया? इसने परचेजेज अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो हम क्या इसका रिवर्सल करेंगे? हम परचेजेज अकाउंट जो है वो कर देंगे क्रेडिट और कंप्यूटर अकाउंट जो है वो क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। तो इसकी रिवर्सल यहाँ पे मेड हो जाएगी। फिर हमने क्या करना है? इसकी डेप्रिसिएशन जो है वो रिकॉर्ड करनी है। अब 2,40,000 के कंप्यूटर थे, ईयर एंड हमारा दिसंबर है, रेट उसने हमें बता दिया है 20% लेंगे। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने की डेप्रिसिएशन जो है वो हम क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। तो वो आ रहेगी हमारे पास गालिबन 16,000 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारी क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। तो इस तरह से इसको रेक्टिफाई कर रहे होंगे। फिर एक और एंट्री है, फर्नीचर कॉस्टिंग रुपीज़ 1.2 मिलियन। एक फर्नीचर उसकी कॉस्ट 1.2 मिलियन था। बुक वैल्यू उसकी 670,000 थी 31 दिसंबर 17 को। उसको हमने 1 नवंबर को ऑलरेडी बेच दिया हुआ है, बेच चुके हुए हैं। अभी भी हमने क्या लिखा हुआ है? बुक्स में लिखा हुआ है द प्रोसीड ऑफ रुपीज़ 7 लाख वर क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। और हमने क्या कर दिए? जो पैसे मिले थे वो किससे क्रेडिट कर दिए? सेल्स अकाउंट को चार्ज कर दिए। ऐसे डेप्रिशिएट फर्नीचर 10% पर एनम यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। और वो क्या कर रहा है? फर्नीचर की 10% डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा है। अगर आप इसकी बात करें तो एंट्री हकीकत में होनी क्या चाहिए थी? अगर हम डिस्पोजल की एंट्री की बात करते हैं हमारे पास बैंक जो है कितने का इसने डिस्पोज ऑफ किया है? 7 लाख का। तो हमारा हकीकत में होना चाहिए था बैंक होता डेबिट 7 लाख से, और एसेट की कॉस्ट कितनी थी? 1.2 मिलियन थी। वो हम क्या करते? 1.2 मिलियन थे उसको हम यहाँ पे क्रेडिट कर रहे होते और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो हमने चार्ज करनी थी। अब यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है उसके ऊपर प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जो है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये पूरे ईयर की है, हालांकि हमने महीने के पहले बेच दी है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम यहाँ से इसको रिवर्स बैक करके क्या करेंगे? हम उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो कैलकुलेट कर रहे होंगे। तो फर्नीचर की कॉस्ट कितनी थी? 1.2 मिलियन थी और उसने कितनी डेप्रिसिएशन जब तक रिकॉर्ड की है? 6,70,000 रिकॉर्ड की है। बुक वैल्यू कितनी आती है वैसे इसकी बताएं? अब आप देखिए, अगर हम इसके डेप्रिसिएशन निकालते, स्ट्रेट लाइन मेथड था ना, 1.2 मिलियन था, इसका हम लेते 10% और ये कब डिस्पोज किया? नवंबर में। तो 10 महीने की डेप्रिसिएशन आनी थी इसकी, क्योंकि ये कब डिस्पोज हुआ है? ये 1 नवंबर को डिस्पोज हुआ है ना। तो इसकी डेप्रिसिएशन कितनी बननी थी? इसको आप 10/12 करें, कितनी डेप्रिसिएशन बननी थी? 1 लाख। ये डेप्रिसिएशन इसकी बननी थी फॉर द ईयर। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने 1.2 मिलियन लिया, उसका 10% लिया, 1,20,000 जो जवाब आया वो उसने क्या किया है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में शामिल कर दिया होगा। तो इसका मतलब बनती कितनी थी? इस साल की डेप्रिसिएशन 1 लाख। इन्होंने कितनी चार्ज की है? पूरे साल की 1,20,000 की है। कितनी एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज की हुई है? तो हम इसमें से रिवर्स कर देंगे तो मेरी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहाँ पे आ जाएगी। 670 थी ना ये, तो 670 - 20 कितनी हो जाएगी? 650 बन जाएगी। बैलेंस करें, गेन आता है कि लॉस आता है? गेन आएगा। 150 का गेन आ रहा है, 1.5 लाख का गेन है। तो ओरिजिनल एंट्री हमारी ये पास होनी चाहिए थी जब हमने इसको डिस्पोज ऑफ किया है। ठीक है, ये हमने एंट्री पास करनी थी। उसने क्या किया? उस भाई साहब ने सेल्स को कर दिया क्रेडिट, तो हम सेल्स करेंगे डेबिट। अगर आप इसे करेक्टिंग एंट्री की बात करें तो सेल्स जो है वो हम कर देंगे 7 लाख से डेबिट, और डिस्पोजल की एंट्री है हम पास कर देंगे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट हो गया
कॉस्ट हमारी क्रेडिट हो गई है और गेन डिस्पोजल भी हमारा आ गया, और सेल्स जो है वो हमने क्या कर दी है, उसने क्रेडिट की थी, हमने रिवर्स करेंगे तो हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री जो है वो इस तरह से पास हो रही होगी। इज़ दैट क्लियर? चलें प्रॉफिट की अमाउंट निकालते हैं। अब ये हमारा था जो इसने प्रॉफिट बताया था सवाल में, डैट वॉज 9.8 मिलियन इसने प्रॉफिट गिवन किया था। अभी प्रॉफिट आ जाएगा। इसने जो चीज़ एक्सपेंस आउट की हुई थी, लेस की हुई थी, कंप्यूटर हमने लिए थे 240 मिलियन के, इसने वो रिपेयर को चार्ज किए हुए थे, तो हमने वो कंप्यूटर जो है वो क्या कर दिया, वो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन भी इसने लेस की हुई थी, हम वो भी ऐड बैक कर देंगे। फिर जो डिस्पोज ऑफ किया गया है उसके डेप्रिसिएशन हम रिमूव कर देंगे 510 की, और ये हमारे पास जो क्या कहते हैं डिस्पोजल की हैं उनको भी उड़ा देंगे। तो मेरे पास ओपनिंग ये आ जाएगा WDV ऑफ द एसेट्स, और क्लोजिंग मेरे पास ये आ जाएगी। तो इस तरह से हम PP की रिकन्सिलेशन बना देंगे। जो चीज़ थी वो हमने ऐड कर दी, जो चीज़ चली गई है उसको हमने रिमूव कर दिया, तो मेरे पास क्या होगा, ये रिकन्सिलेशन बन जाएगी एसेट्स की। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ विटर ट्रेडर्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 19 इज़ अंडर प्रिपरेशन। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन गैदर्ड इन द रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेड पे रिसीवेबल्स। डेटर्स के बारे में उसने हमें कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन की है। ये हमारा ट्रेड रिसीवेबल ओपनिंग है, क्लोजिंग हैं 30 जून को, ये प्रोविज़न रिकॉर्ड की है, ये मेरे पास नेट पेबल्स आ रहे हैं, रिसीवेबल्स आ रहे हैं। कहते हैं इट इज़ नोटेड डैट, ये उनको लगा पता बाद में, एन ओल्ड आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ ₹250 विच वॉज रिटर्न ऑफ, जिसको हम राइट ऑफ कर चुके हुए थे कि हमें नहीं मिलना, वो सेटल ड्यूरिंग द ईयर एट 20% डिस्काउंट। हमने क्या कर दिया है, उसको 20% डिस्काउंट के ऊपर सेटल कर दिया। 2.5 लाख लेना था, उसका 20% डिस्काउंट देंगे तो 50,000 डिस्काउंट देने के बाद 2 लाख जो है वो हमें रिसीव हो गया। अब 2 लाख रिसीव हो गया तो डेटर अकाउंट क्या होना चाहिए, इससे क्रेडिट होना चाहिए, अदर इनकम जो है वो हमारी डेबिट हो जानी चाहिए, और जो 50,000 का डिस्काउंट दिया है वो भी हम क्या करेंगे, उसको एज आ एक्सपेंस के तौर के ऊपर रिकॉर्ड कर रहे होंगे। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद परचेज़ रिटर्न थी 5 लाख रुपए की, वो हमने ट्रेड रिसीवेबल्स को डेटर को डेबिट कर दिए हैं। डेटर में तो उसका आना नहीं था कोई कंसेप्ट, वो परचेज़ रिटर्न क्रेडिट होनी चाहिए थी और क्रेडिटर जो है वो डेबिट होने चाहिए थे। तो हम डेटर को इसमें क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे, करेक्टिंग एंट्री पास हो जाएगी। फिर राना एंड सन्स हैविंग अ बैलेंस ऑफ ₹80,000 ड्यू फॉर मोर देन 1 ईयर, उन्होंने हमें 80,000 ज़रा पे करना था 1 साल से ज़्यादा, वो बैंकक्रप्ट डिक्लेयर हो गए, इसलिए हमने कहा है हम उन्हें क्या करेंगे, हम उन्हें राइट ऑफ कर देंगे। तो ये हम एक नया राइट ऑफ करेंगे। फिर कहते हैं ZL मेंटेन्स अ प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, वो प्रोविज़न मेंटेन करके बैठा हुआ है। असूल क्या है कि वो तमाम बैलेंसेस जो मोर देन 6 मंथ से पेंडिंग है, जो 6 महीने से पेंडिंग है, हम क्या करेंगे, उनके बैलेंसेस का 25% के ऊपर हम प्रोविज़न रिकॉर्ड कर रहे होंगे, लेकिन ये राना वाला बैलेंस जो है वो इसमें शामिल नहीं है। और जो रिमेनिंग है, मतलब इसे हम कहते हैं कि ये स्पेसिफ़िक प्रोविज़न बनाई जा रही है, और ये मेरे पास जनरल प्रोविज़न है जो उसने हमें बता दी है, इसकी हमने करेक्टिंग एंट्री पास करनी है। अब पहले वाला इवेंट था, उसका सिंपल सी बात है, आपका ट्रेड रिसीवेबल्स जो हैं वो डेबिट हो गए हैं, और बैडेड एक्सपेंस जो है वो आपका रिकवर हो गया है, पैसे रिकवर हो गए हैं। तो आपने जो पहले लॉस किया हुआ था वो आपके क्या हो गया, यहाँ पे रिवर्स हो गया होगा। फिर जो आपने परचेज़ रिटर्न थी वो डेटर अकाउंट में चार्ज कर दी थी, डेटर अकाउंट हमारा क्रेडिट हो गया, परचेज़ रिटर्न डेबिट हो गया, तो हमारा ये भी एंट्री का रिवर्स हो जाएगा। तीसरा, जो राना एंड सन से पैसे नहीं मिलने उसको हम रिकॉर्ड करेंगे बैडेड के तौर के ऊपर, तो डेटर अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा, बैडेड एक्सपेंस जो है वो हमारा डेबिट हो जाएगा। और एंड पे हमने प्रोविज़न रिकॉर्ड करनी है। उसके लिए क्या होगा कि मेरे पास ओपनिंग बैलेंस ये था, क्लोजिंग बैलेंस ये था प्रोविज़न का, इसमें से 6 लाख के बैलेंस वो थे जिसके ऊपर 25% की प्रोविज़न क्रिएट करनी थी, तो 6 लाख का 25% लिया, ये आ गया। फिर 5% बैलेंस वो थे जिसके ऊपर रिमेनिंग बैलेंस के ऊपर हमने 5% की प्रोविज़न रिकॉर्ड करनी थी, तो रिमेनिंग बैलेंस मेरे पास 212,000 था, उसमें 6 लाख लेस किया जो बैड डेट हो गया, उसके ऊपर 5% लिया तो मेरे पास प्रोविज़न आ गई। तो मेरे पास ओपनिंग प्रोविज़न ये थी, उसमें ये एडजस्टमेंट की तो मेरे पास जो है वो क्लोजिंग प्रोविज़न आ गई। कितनी बन रही है, 2,26,000। मैंने 1,74,000 से प्रोविज़न ज़्यादा रिकॉर्ड की हुई थी, तो इसे मैं क्या कर दूँगा, रिवर्स कर दूँगा।
तो मेरी एडजस्टमेंट्स जो है वो हो जाएंगी। अगर डेटर के अकाउंट की बात करें, ओपनिंग बैलेंस मेरे पास 25 लाख था, 2 लाख रिकवर हुआ, 5 लाख मैंने बीच में से लेस किया और 80,000 लेस किया, तो मेरे पास एडजस्टेड बैलेंस कितना था, 21,20,000 का था। एडजस्टेड प्रोविज़न निकाली है, वो लेस करवाएंगे तो मेरे पास जो क्लोजिंग रिसीवेबल बचेंगे वो कितने होंगे, 1894,000 के बच रहे होंगे। गॉट इट। रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज टू एडजस्ट द अबव आइटम्स। उसने हमें 8 एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं। क्या करनी है हमने, इनकी जो जर्नल एंट्रीज़ हैं वो पास करनी है और हमने फिर नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है उसे भी क्या करना है, कैलकुलेट करना है। कहते हैं जी द ट्रायल बैलेंस ऑफ ईस्टर्न प्रोडक्ट्स शोड अ शॉर्ट क्रेडिट ऑफ ₹6264 एज एट 30 जून 2013। A suspense account was opened for the difference and the profits for the year was then calculated at ₹956,180। आपने जब ट्रायल बैलेंस बना रहे थे, जब डेबिट बैलेंस लिखा, क्रेडिट बैलेंस लिखा, तो क्रेडिट साइड शॉर्ट थी, आपने सस्पेंस अकाउंट चार्ज कर दिया कितने अमाउंट से, 6264 से आपने क्या किया, आपने अपना सस्पेंस अकाउंट जो है वो चार्ज कर दिया और जो प्रॉफिट निकाला है वो कितना निकाला है आपने, 956,180 का प्रॉफिट आपने कैलकुलेट किया। बाद में जब आप ट्रायल बैलेंस को मैच करने के लिए गए हैं तो फॉलोइंग एरर्स एंड एडजस्टमेंट्स वर डिस्कवर सब्सिक्वेंटली। ये एरर्स जो हैं वो क्या किए गए हैं, डिस्कवर किए गए हैं। कौन कौन से, एन इनवॉइस ऑफ ₹3700 वॉज डेबिटेड टू परचेजेस बट द गुड्स वर रिसीव्ड आफ्टर ईयर एंड एंड वर नॉट इंक्लूडेड इन द क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्या आपने ठीक है, आपने क्या किया है, आपने इनवॉइस मिली है, आपने परचेजेज अकाउंट डेबिट तो कर दी है लेकिन गुड्स भी आपको रिसीव नहीं हुई और इन्वेंट्री अकाउंट में भी आपने चार्ज नहीं किया। इसका मतलब ये है गुड्स इन ट्रांजिट। तो गुड्स इन ट्रांजिट का हम सेपरेट अकाउंट बना रहे होते हैं, अब वो आपने नहीं किया, हम क्या करेंगे, गुड्स इन ट्रांजिट का अकाउंट बनाएंगे। परचेसेस अकाउंट हम कर देंगे क्रेडिट, बिकॉज अभी तक हमारे पास ये चीज़ पहुंची नहीं है तो हम वहाँ पे नहीं लिखेंगे। तो गुड्स इन ट्रांजिट का अकाउंट जो है वो क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। जब तक हमें गुड्स मिल नहीं जाएंगे हम उन्हें रिकॉर्ड नहीं कर रहे होंगे। तो हम क्या करेंगे, उसने परचेजेस को रिकॉर्ड किया हुआ था, हम क्या कर देंगे, परचेजेस का अकाउंट जो है वो कर देंगे क्रेडिट और गुड्स इन ट्रांजिट जो है वो क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो ये इसकी एडजस्टिंग एंट्री जो है इस तरह से पास हो रही होगी। उसके बाद है स्टोर इक्विपमेंट, कॉस्टिंग ₹8100। एक इक्विपमेंट है उसकी कॉस्ट 8100 थी, बुक वैल्यू उसकी 3600 की थी, वो सोल्ड फॉर ₹2500। कितने का बेच दिया आपने, 2500 का बेच दिया। कैश वॉज डेबिटेड, जो कैश रिसीव हुआ है वो आपने सही डेबिट किया है। एंड स्टोर इक्विपमेंट वॉज क्रेडिटेड, और स्टोर इक्विपमेंट जो है वो आपने क्रेडिट कर दी है। ठीक है, इसके अलावा कोई एंट्री आपने पास नहीं की। ये हमारे सामने लिख के डिस्पोजल की एंट्री, उससे बैंक डेबिट की है और कॉस्ट जो है वो क्या कर दी, क्रेडिट कर दी है। हालांकि जो उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो भी डेबिट होनी चाहिए थी और गेन या लॉस जो है वो हमने कैलकुलेट करना था। तो उसने गेन या लॉस कैलकुलेट नहीं किया, उसने क्या किया, बैंक अकाउंट डेबिट कर दी है और जो सामान था उसको उस अमाउंट से क्या कर दिया, उन्होंने क्रेडिट कर दी है। तो हमने क्या करनी है, अब इसकी एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है। अब उसका असूल क्या होगा कि हम, सिंपल सी बात है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो भी इसके ऊपर थी वो डेबिट करेंगे और स्टोर इक्विपमेंट की कॉस्ट जो है वो क्या कर देंगे, हम क्रेडिट कर देंगे। अब इसने बताया था हमें कि स्टोर इक्विपमेंट की कॉस्ट कितनी थी, 8100 थी। 8100 से हम क्या करेंगे, इसको क्रेडिट करेंगे, इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। फिर जो इसके ऊपर लॉस आ रहा होगा वो हम क्या करेंगे, उस लॉस को हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे होंगे। तो वही एंट्री है जिसने हाफ मिस की है, हमने क्या करना है, उसको रिकॉर्ड करना है। उसके बाद है अ चेक ऑफ ₹1850 रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर वॉज डिसऑनर्ड। एक कस्टमर चेक लिया और वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया 25 जून को। अब ये वाला पॉइंट 3 है कि चेक आपको डिसऑनर हो गया। चेक जब उसने आपको दिया था, आपने एंट्री क्या पास की होगी, बैंक अकाउंट डेबिट,
डेटर अकाउंट क्रेडिट किया होगा या आपने एंट्री पास कर दी। अब चेक जो है वो आपका डिसऑनर हो गया, वापस हो गया, वैलिड नहीं रहा, तो इसकी एंट्री आपने पास नहीं की। अब इसकी एंट्री पास क्या करेंगे आप, बैंक अकाउंट करेंगे क्रेडिट और डेटर अकाउंट क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। तो रिवर्स एंट्री जो है वो हम इसकी पास कर रहे होंगे। तो इसकी एंट्री क्या पास होगी कि बैंक अकाउंट हमारा हो जाएगा क्रेडिट और कस्टमर अकाउंट जो है ये मेरा क्या हो रहा होगा, डेबिट हो रहा होगा। तो इस एंट्री की भी हम रिवर्सल जो है इस तरह से कर रहे होंगे। फिर कहता है परचेज़ ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट कॉस्टिंग ₹15,200। एक आपने इक्विपमेंट परचेज़ की है, इक्विपमेंट परचेज़ करेंगे, एंट्री होनी चाहिए थी इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट जो है वो हमारा क्रेडिट होना चाहिए था, ये एंट्री होनी चाहिए थी। इसने क्या किया है, उसने उसको परचेज़ अकाउंट में डाल दिया है और डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्डेड नहीं की। उसने किस में लिख दिया है, परचेज़ अकाउंट में, और डेप्रिसिएशन भी उसने रिकॉर्ड नहीं की। हम क्या करेंगे, परचेज़ अकाउंट जो है वो हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे और वापस इक्विपमेंट अकाउंट जो है वो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। एक तो ये एंट्री पास करेंगे और दूसरा 15,200 का इक्विपमेंट लिया है, इसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन भी चार्ज करेंगे। वो होगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो हम क्या कर रहे होंगे, क्रेडिट कर रहे होंगे। मतलब इसकी हम करेक्टिंग एंट्री पास करना चाहें तो ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, परचेज अकाउंट जो है वो मेरा क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। और हम इसके डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो मेरी क्या हो रही होगी, क्रेडिट हो रही होगी। इज दैट क्लियर। उसके बाद है अ परचेज इनवॉइस ऑफ ₹197 वॉज डेबिटेड टू सप्लायर अकाउंट एज 917। एक परचेज इनवॉइस थी, ख़रीद के लेके आए हैं, आपने क्या की है, आपने वो डेबिट कर दी है सप्लायर अकाउंट को, और किस अमाउंट से डेबिट कर दी है, 197 से। अब जब हम इसको एंट्री रिकॉर्ड करते ओरिजिनल, तो ये एंट्री होनी चाहिए थी। अब उसने हमें सिर्फ बताया है डेबिट की गलती, माइट भी जो क्रेडिट है कॉरस्पॉन्डिंग ठीक किया हो हमने। अब एंट्री हमारी क्या होनी चाहिए थी, परचेजेस अकाउंट डेबिट होना चाहिए था और सप्लायर जिनसे हम सामान ख़रीद के लेके आए हैं वो क्या होना चाहिए था, क्रेडिट होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। इसने क्या किया है, इसने सप्लायर को डेबिट कर दिया और किस अमाउंट से, 197 से। अब हमने सप्लायर को करना है क्रेडिट, तो किस अमाउंट से करेंगे, ओरिजिनल अमाउंट डैट इज़ 917, ये तो होनी चाहिए थी 917 से, तो हमने उसको क्रेडिट करना ही करना था। लेकिन जो 197 का हमने गलत किया डेबिट, वो भी तो रिवर्स करना है। तो 917 प्लस 197 कितना बनता है, 111। इस अमाउंट से हम क्या करेंगे, सप्लायर अकाउंट को क्रेडिट कर रहे होंगे और इसका इफेक्ट कहाँ जा रहा होगा, सस्पेंस में डाल रहे होंगे। देख लें, सप्लायर अकाउंट जो है वो हमारा 1114 से क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, और सस्पेंस अकाउंट हमारा क्या हो रहा होगा, इस अमाउंट से डेबिट हो रहा होगा। ये क्लियर है। उसके बाद है अब परचेज रिटर्न बुक वॉज अंडर कास्टेड बाय 640। परचेज रिटर्न बुक थी, उसको आपने अंडर कास्ट किया हुआ है 640 से। तो अब क्या कर लेंगे, उसको परचेज रिटर्न जो है मज़ीद हो जाएगी हमारी क्रेडिट, और सस्पेंस अकाउंट जो है वो हम क्या कर रहे होंगे, डेबिट कर रहे होंगे। तो परचेज रिटर्न 650 से कम लिखी हुई थी, 650 से हमने मज़ीद रिकॉर्ड कर दी है और सस्पेंस अकाउंट हमारा क्या हो गया, डेबिट हो गया। ठीक है। उसके बाद है ओपनिंग बैलेंस ऑफ द फर्नीचर वॉज ब्रॉड फॉरवर्ड एज 18,300 इंस्टेड ऑफ 13,800। बैलेंस कितना था, 13,800, हमने कितने पे लिख दिया, 18,300। सज़ा रिकॉर्ड की है, क्या करेंगे, कम करना है, तो फर्नीचर अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट, बिकॉज फर्नीचर कम हो रहा है कितनी अमाउंट से, 13,800 माइनस 18,300 क्या बनता है, 4,500 से हम क्या करेंगे, फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट करेंगे और सस्पेंस अकाउंट हमारा क्या हो रहा होगा, डेबिट हो रहा होगा। और डेप्रिसिएशन भी अब हम रिवर्स करेंगे।
बिकॉज इसने 18,300 के मुताबिक डेप्रिशिएट किया था। हमने किसके मुताबिक करना है, 13,800 के मुताबिक करना है। तो हमने डेप्रिसिएशन ज़्यादा रिकॉर्ड की हुई थी, अब हमने क्या करनी है, उसका रिवर्सल करना है। तो क्या होगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट होगा और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो डेबिट हो जाएगी। तो जो हमने एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की थी वो क्या हो जाएगी, रिवर्स हो रही होगी। अगर आप इसकी एंट्री देखें तो फर्नीचर अकाउंट हमारा क्या हो गया, क्रेडिट हो गया 4500 से, सस्पेंस अकाउंट हमारा डेबिट हो गया। तो जो हमने ज़्यादा डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की हुई थी, हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को क्रेडिट कर दिया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट कर दिया, ये भी क्या होगी, हमारी रिवर्स हो गई है। डन। उसके बाद है बैलेंस ऑफ ₹630 इन द सेल्स लेजर इज़ टू बी ऑफसेट अगेंस्ट अ बैलेंस ऑफ ₹880 इन द परचेज लेजर। इसे हम कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, कि एक ही बंदे से हमने पैसे लेने भी थे, एक ही बंदे को हमने पैसे देने भी थे। उसने कहा यार 880 रुपये हैं तो मेरा बैलेंस माफ़ करो, मैं तुम्हारा बैलेंस माफ़ करता हूँ, तो सेटलमेंट हो रही है। तो इसकी एंट्री हम एक पास करनी पड़ती है। वो क्या होगी, जो डिफरेंशियल अमाउंट है, बिकॉज 880 से सेट ऑफ हो रहा है, जो डिफरेंशियल अमाउंट थी उससे क्या करेंगे, हम सेट कर देंगे पेएबल्स अकाउंट डेबिट हो जाएंगे, रिसीवेबल्स अकाउंट डिफरेंशियल अमाउंट क्रेडिट हो जाएंगे। तो वो जो ऑफ सेटिंग की एंट्री है वो पास हो जाएगी। इतने पैसे नहीं मिले थे, इतने पैसे हमने क्या कर दिए, एक दूसरे के रिवर्स करवा दिए हैं। 730 तो उसने हाँ, तो नहीं लिए, माफ़ किए हैं, तो वो रिवर्स करने हैं। जिसको देने थे उसको डेबिट कर दिया, उसने कहा मैंने नहीं लेने, जिससे लेने थे उसके मैंने ख़त्म कर दिए। तो रिसीवेबल इससे कम हो गए हैं, पेएबल इससे कम हो गए, तो ये काउंटर एंट्री कहलाती है। अब इसका प्रॉफिट की ये सारी एंट्रीज थी, इसमें कोई मुश्किल एंट्री में है, बताएं कोई प्रॉब्लम किसी एंट्री में? प्रॉफिट पे अगर इसका हम इम्पैक्ट देखें तो क्या होगा, अब देखें जो चीज़ें जो करेक्ट चीज़ हमने चीज़ें की हैं, नॉमिनल अकाउंट जिसकी करेक्टिंग एंट्री में चीज़ें डेबिट हो रही थी वो प्रॉफिट में से लेस होंगी, बिकॉज वो प्रॉफिट को कम कर रही होती हैं। और वो चीज़ें जो करेक्टिंग एंट्री में क्रेडिट हो रही थी वो क्या करेंगी, प्रॉफिट में ऐड बैक हो रही होंगी, वो प्रॉफिट को ज़्यादा कर रही हैं। ऊपर आपने एंट्रीज पास की हैं, आप देखें कौन कौन से जो है थे वो आपके नॉमिनल अकाउंट से, उनको देख लें, आपको हो जाएगा पता। अब जैसे ये जो है आपका परचेज़ रिटर्न, गुड्स इन ट्रांजिट, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स के ऊपर इम्पैक्ट कर रही थी, नॉमिनल अकाउंट है। आपने इसकी एंट्री में क्या किया है, इसको क्रेडिट किया है करेक्टिंग एंट्री में, तो क्या करेंगे आप इसको प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। जो इक्विपमेंट आपने परचेजेस में डेबिट किए हुए थे, आपने निकालने हैं परचेजेस से, उसे भी आप ऐड कर देंगे, परचेज रिटर्न और ये रिवर्सल, इन सब चीज़ों से आपके रेक्टिफाइंग एंट्री ऊपर क्रेडिट्स हो रही हैं, तो ये सारी वैल्यूज़ प्रॉफिट में ऐड हो जाएंगी। फिर जो रेक्टिफाइंग एंट्री आपने क्रेडिट की हैं, डेबिट की हैं, वो हम क्या करेंगे, वो हम यहाँ से लेस करवा देंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएगा। तो कुछ 4 बातें भी बताई थी कि अगर नॉमिनल अकाउंट्स डेबिट हो रहे हैं रेक्टिफाई होने के बाद तो वो लेस हो जाएंगे, अगर नॉमिनल अकाउंट्स क्रेडिट हो रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो जो ऊपर हमने रेक्टिफिकेशन पास किया उसमें जो जो चीज़ें डेबिट हुई हैं वो हमने यहाँ पर लेस करवा दी हैं, जो जो चीज़ें हमारी क्रेडिट हुई हैं वो हमने यहाँ पे ऐड बैक करवा दी हैं। तो मेरे पास क्या आ गया है, कॉरस्पॉन्डिंग प्रॉफिट आ गया, इतना बनता है। गॉट इट? नहीं, ये सवाल देखें, 5 रुपये का सवाल है, डैट इज़ हमने सस्पेंस अकाउंट बनाना है इसका, और हमने करेक्टेड नेट प्रॉफिट जो है वो हमने कैलकुलेट करना है। इसको रीड करें, अच्छा सवाल है, ये भी पास्ट पेपर का सवाल है, आई गेस 2009 या 11 का सवाल है। हम सारे पास्ट पेपर के सवाल कर रहे हैं ताकि आप याद में ये ना कि पास्ट पेपर के सवाल नहीं करवाए थे। क्यों? क्वेश्चन है, द ट्रायल बैलेंस ऑफ मून मार्ट डिड नॉट एग्री एज एट 31 दिसंबर 2021। कि जो ट्रायल बैलेंस है मून मार्ट का वो एग्री नहीं हो रहा, एंड द शॉर्टेज ऑफ ₹2150000 ऑन द डेबिट साइड वॉज कैरिड टू अ सस्पेंस अकाउंट। कि कोई सस्पेंस अकाउंट है वो बैलेंस नहीं हुआ,
हमने क्या कर दिया, उसका डेबिट अकाउंट चार्ज कर दिया है। तो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस कितना आ जाएगा मेरे पास, 2,15,000 आ जाएगा, जो मैंने यहाँ पे क्या किया है, रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, क्योंकि बैलेंस नहीं हुआ, बैलेंसिंग फिगर थी वो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर ली है। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस शोड अ नेट प्रॉफिट ऑफ ₹1,431,000। और कितना प्रॉफिट हमें शो हो रहा है, 1,431,000 जो है वो हमें प्रॉफिट शो हो रहा है। ड्यूरिंग द रिव्यू, जब हम रिव्यू कर रहे हैं तो फॉलोइंग मैटर्स जो हैं वो डिस्कस किए हैं उसने हमें। क्या, रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड होती है परचेज़ रिटर्न। परचेज़ रिटर्न की एंट्री क्या होती है, परचेज़ रिटर्न अकाउंट क्रेडिट होता है और पेएबल अकाउंट हमारा क्या हो रहा होता है, डेबिट हो रहा होता है। रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड जो है परचेज़ रिटर्न होती है। रिटर्न इनवर्ड की एंट्री होती है सेल्स रिटर्न डेबिट और डेटर अकाउंट जो है वो होता है हमारा क्रेडिट। और रिटर्न आउटवर्ड की एंट्री जो है वो हम क्या पास कर रहे होते हैं, क्रेडिटर अकाउंट जो है या पेएबल अकाउंट जो है वो हमारा डेबिट हो रहा होता है। और जो परचेज़ रिटर्न अकाउंट है वो हमारा क्या हो रहा होता है, क्रेडिट हो रहा होता है। जो रिटर्न आउटवर्ड थी 18,000 की, वो हमने डेबिट साइड के ऊपर रिकॉर्ड कर दी है रिटर्न इनवर्ड अकाउंट की इन जनरल लेजर। मतलब परचेज़ रिटर्न को हमने एक तो सेल्स रिटर्न के ऊपर रिकॉर्ड कर दिया है और हमने किस अमाउंट से रिकॉर्ड कर दिया है, डेबिट अमाउंट पे कर दिया है। तो ये तो होना नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। पहली एंट्री जो रिवर्स होगी, अगर आप उसको देखना चाहें, ये है उसने रिटर्न इनवर्ड की है ना, सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न उसने डेबिट कर दी थी, तो हम क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट जो है वो कर देंगे डेबिट 18,000 से। और सेल्स रिटर्न जो हैं, जो उसने रिटर्न इनवर्ड की है, वो हम करें क्रेडिट। तो जो उसने रॉन्ग एंट्री पास की थी, इस एंट्री को पास करने के बाद इफ़ेक्ट जो है वो कितना हो गया, 0 हो गया। अब हमने करेक्ट एंट्री पास करनी है। तो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, दैट वाज परचेज़ रिटर्न। तो परचेज़ रिटर्न भी हमारी क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो 18,000 से हम करेंगे परचेज़ क्रेडिट और सस्पेंस अकाउंट जो है वो मेरा किससे होगा, 18,000 से डेबिट होगा। तो देखा जाए तो सस्पेंस अकाउंट जो है मेरा कितने से डेबिट हो रहा है, 36 से डेबिट हो रहा है। और 18,000 से सेल्स रिटर्न मेरी क्रेडिट हो रही है और 18,000 से मेरी क्या हो रही है, परचेज़ रिटर्न जो है वो मेरी क्रेडिट हो रही है। तो ये कंपाउंड एंट्री थी, इसके 2 इफ़ेक्ट आने थे। एक, आपने सेल्स रिटर्न को रिवर्स करना था, ये जो उसने गलत की थी इसको सही किया है, और जो होनी चाहिए थी वो हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर दी है। तो सस्पेंस अकाउंट हमारा किससे डेबिट हो रहा होगा, 36,000 से हमारा सस्पेंस अकाउंट जो है वो डेबिट हो रहा होगा। अगर हम इसको देखेंगे तो इसने यहाँ पे यही लिखा है कि जो इसने फर्स्ट एडजस्टमेंट की है, तो जो हमारा सस्पेंस अकाउंट है वो डेबिट हो रहा है किस अमाउंट से, 36,000 से डेबिट हो रहा है। क्लियर है ये। उसके बाद है अ सेल्स इनवॉइस ऑफ ₹42,000 वॉज पोस्टेड ट्वाइस इन लेजर। 2 दफ़ा सेल्स लिख दी है, एक दफ़ा रिवर्स कर दें, क्या होगा, सस्पेंस अकाउंट हमारा फिर डेबिट हो जाए, सॉरी सेल्स जो है वो हमारी डेबिट हो जाएंगी और सस्पेंस अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। बिकॉज हमने सेल्स रिकॉर्ड की हुई थी और 2 दफ़ा कर दी है, तो जो एक दफ़ा एक्स्ट्रा सेल्स रिकॉर्ड की है उसको रिवर्स कर देना है। सिंपल सी बात है, जो रिवर्सल एंट्री सेल्स की पास कर दो, सेल्स अकाउंट डेबिट और सस्पेंस अकाउंट कर दो क्रेडिट, तो हमारी एंट्री जो है वो रिवर्स हो जाएगी। अगर आप इसमें जाएं तो इसने पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर एडजस्ट नहीं किया, हाँ इसने डेटर को बीच में एडजस्ट किया हुआ है, डन। तो क्या किया उसने, डेटर अकाउंट जो है वो हुआ था हमारा क्रेडिट, मतलब सेल्स जो है वो हमारी रिवर्स हुई हैं और सस्पेंस अकाउंट जो है वो हमारा इस अमाउंट से डेबिट इसने किया हुआ है। ओके गॉट इट। इसने एंट्री जो पास की है, इसने डेटर के अकाउंट के जो है उसको देखा है, बिकॉज जब हमने डबल एंट्री पास की है तो हमने यही किया होगा, डेटर का अकाउंट जो है वो डेबिट कर दिया होगा और सेल्स का अकाउंट जो है वो हमने क्या किया होगा, क्रेडिट किया होगा। जब हम इसको रिवर्स करेंगे तो सिंपल सी बात है, डेटर का अकाउंट क्या होना चाहिए, अब क्रेडिट होना चाहिए। वो 42 से हम कर दें क्रेडिट और सेल्स रिटर्न, सॉरी जो सस्पेंस अकाउंट है वो हमारा क्या हो जाएगा, 42 से डेबिट हो जाएगा। तो सेल्स जो है वो हमारी क्या हो रही है, यहाँ पे रिवर्स हो रही है। जो हमने एक्स्ट्रा सेल्स रिकॉर्ड की थी वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी।
उसके बाद पॉइंट नंबर 3 है बैलेंस ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाज ब्रॉट फॉरवर्ड एज 641 इंस्टेड ऑफ 461,000। बैलेंस है हमारा डेप्रिसिएशन का इक्विपमेंट का, डेट वाज 641,000, वो होना चाहिए था 461,000। और ये इक्विपमेंट क्या है? हाँ इक्विपमेंट क्या है, हमने क्या किया हुआ है, इक्विपमेंट के ऊपर 15% डिप्रिसिएशन रेट भी चार्ज किया हुआ है। तो अब हमने बैलेंस को रिवर्स करना है। आप इसको या तो कंबाइंड एंट्री पास करके रिवर्स कर सकते हैं, या आप इसकी इंडिविजुअल एंट्री पास करके भी इसको रिवर्स कर सकते हैं। अब कंबाइंड एंट्री पास करके रिवर्स करने के लिए कोई एसेट तो नहीं परचेज़ किया ना। अब देखिए यहाँ पे फिर वही डेप्रिसिएशन का अकाउंट आता है और इसकी वर्किंग जो है हमने निकालनी है। अब उसने क्या किया, उसने डेप्रिसिएशन को एक्स्ट्रा रिकॉर्ड कर लिया ना, या तो है हम उस डेप्रिसिएशन को रिवर्स कर दें, मतलब आप उसने कितने लेके आया है, वो 641 की लेके आया है, तो हम क्या करें 641 से ही इसको क्या कर दें, वापस ले जाएं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट कर दें। एक तो ये हो सकता है, और सस्पेंस अकाउंट को कर दें क्रेडिट। दूसरा है जो डिफरेंशियल अमाउंट है हम उसको भी ट्रीट कर सकते हैं। अब डिफरेंशियल अमाउंट कितनी है, हमारे कितनी होनी चाहिए थी 641, उसने कितनी रिकॉर्ड की है, सॉरी 461 होनी चाहिए थी, उसने कितनी रिकॉर्ड की है 641। कितनी उसने एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की हुई है 180। इस 180 को हमने क्या करना है, रिवर्स करना है, ठीक है। लेकिन इस 180 में 15% डिप्रिसिएशन फॉर द ईयर भी जो है वो हमने इजाफी शामिल की हुई है। तो इसको ज़रा देखें, मुझे बताएं इसका ट्रीटमेंट करके क्या निकालेंगे आप। 15% ये क्लोजिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस है, ये अगले साल जा रहा है। लेके आपने 461 जाना था, आप कितना ले गए हैं 641 लेके चले गए हैं। रिवर्स करके बताएं कितनी आपने एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज की है और कितना चार्ज फॉर द मंथ बनता था, वो आपने यहाँ पे बताना है। सोचें ज़रा। आइए 16 रिवर्स वर्किंग। कितनी हमने एक्स्ट्रा चार्ज किया डेप्रिसिएशन, 461 माइनस 641 क्या बनता है 180। इसको तो हम रिवर्स कर देंगे, इसकी रिवर्सल एंट्री पास करेंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट करेंगे, और सस्पेंस अकाउंट जो है वो हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ये रिवर्स हो गई, ठीक है। ये 3 एंट्री रिवर्स हो गई हमारी, पहले वाली 3। इस पर किसी को मसला कोई? जो अगली एंट्री है ना वो रिकॉर्ड ही नहीं की हुई। जो पॉइंट नंबर 4 है वो हमने जर्नल लेजर में रिकॉर्ड ही नहीं किया हुआ, अब इसको हमने रिकॉर्ड करना है। वो कहते हैं रिसीट ऑफ एनुअल रेंट फॉर द पीरियड एंडिंग 31 मार्च अमाउंटिंग टू रुपीज़ 3,36,000। मतलब 12 महीने का रेंट जो 3,36,000 का हमें रिसीव हुआ है, वो उसने क्या किया है, रेंट का पार्ट बना के रखा हुआ है। अब रेंट होता है एक्रूवल बेसिस के ऊपर, ये हमने रिकॉर्ड नहीं किया। डैट शुड बी कैश बुक में ये रिकॉर्ड हमने कर दी है, लेकिन रेंट पे नहीं हमने की। तो रेंटल इनकम जो है वो होनी चाहिए थी हमारी क्रेडिट, ठीक है। अब हमें एडवांस रेंट यहाँ पे आया हुआ है। अब देखिए 3,36,000 है, 12 महीने का है रेंट। हमारा ईयर एंड कब ख़त्म हो रहा है 31 दिसंबर को। आप इसको 12 पे डिवाइड करें, 9 से मल्टीप्लाई करें, बिकॉज 9 महीने का रेंट जो है वो आपकी इनकम का पार्ट बनता है। तो हमने 9 महीने के रेंट को अपनी इनकम का पार्ट जो है वो बनाना है। तो कितना बनेगा, अब इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए थी, इसकी एंट्री होनी चाहिए थी कैश डेबिट कितने से, और नहीं हुए 336 से, बिकॉज कैश तो पूरा मिला है। रेंटल इनकम जो है वो हमारी होनी चाहिए कितनी 2,52,000, और जो एडवांस रेंट हमने रिसीव किया है ये अभी हमारी इनकम नहीं, अभी हमारी लाइबिलिटी है। कितना बनेगा, ये हमारी एंट्री पास होनी चाहिए थी, ये हमने पास ही नहीं की, क्योंकि एडवांस रेंट है ना, वो तो इस माह से रिलेट ही नहीं कर रहा। जो इस साल से रिलेट करेगा वही इनकम होगी, जो इस साल से रिलेट नहीं कर रहा वो हमारी इनकम कंसीडर नहीं हो रही होगी। तो हम इसको रिकॉर्ड कर लेंगे, रेंट की जो इनकम है
3,36,000 रिकॉर्ड नहीं किया था, कैश अकाउंट डेबिट हुआ था, हम क्या कर देंगे 3,36,000 से कैश जो सस्पेंस अकाउंट है वो मेरा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ये तो हम एंट्री रिकॉर्ड कर देंगे। लेकिन जब प्रॉफिट में जाएंगे या जब हम इसकी बैलेंस शीट, क्योंकि एक सवाल आता है जिसमें आपने करेक्शन ऑफ एरर की बैलेंस शीट बनानी होती है, तो अगर बैलेंस शीट बना रहे होंगे तो फिर हम ब्रेकअप गिवन करेंगे कि इतनी मेरी इनकम फॉर द ईयर थी और इतना मेरे एडवांस लायबिलिटी थी, ये हमें वो शो करवा रहा होगा। ठीक है। उसके बाद है पेमेंट ऑफ रुपीज़ 2,20,000 फॉर इक्विपमेंट परचेज ऑन फर्स्ट में, ये भी रिकॉर्ड नहीं किया। तो कैश तो हमने डेबिट किया हुआ था, तो अब क्या करेंगे, इसको रिकॉर्ड करना है, इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट कर देंगे, सस्पेंस अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, इस अमाउंट से क्रेडिट हो जाएगा, इक्विपमेंट रिकॉर्ड हो गया। फिर इसकी हम डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड करेंगे, 2,20,000 मल्टीप्लाई बाय 15% और 15% से मल्टीप्लाई करके ये लिया है मई, 8 महीने की डेप्रिसिएशन कितनी बनती है, 2,20,000 मल्टीप्लाई 15% मल्टीप्लाई बाय 8/12 कितनी बनती है डेप्रिसिएशन, 22,000। ये हम क्या करेंगे, इस इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे। इसकी सेपरेट इसलिए रिकॉर्ड करें क्योंकि उसने खुद लिख दिया हुआ है कि इनकी हमने एंट्रीज ही नहीं की। जब इनकी एंट्रीज ही नहीं की तो ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में ये चीज़ शो भी नहीं हो रही थी। सो डैट्स वाई हम क्या कर रहे हैं, इसको डेप्रिशिएट कर रहे हैं। फिर हमने परचेजेस की हैं, ये भी हमने रिकॉर्ड नहीं की, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा और सस्पेंस अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो इसकी भी एडजस्टिंग एंट्री हम पास कर रहे होंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि आफ्टर पासिंग ऑल द एडजस्टमेंट, तमाम एडजस्टमेंट पास करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट आ गई वो लॉस है, इतने की चोरी हुई है। मतलब सारी हमने एडजस्टमेंट पास कर ली सस्पेंस की, जो बैलेंसिंग अमाउंट आई है सस्पेंस अकाउंट की वो मेरा क्या है, लॉस है, वो मेरी चोरी हुई है। और उसने कहा पीरियोडिक इन्वेंट्री मेथड इस्तेमाल करता है, कंट्रोल अकाउंट उसने मेंटेन नहीं किए हुए और इक्विपमेंट उसका ये है। तो हमने सारा देख लिया हुआ है, हमें चल गया था पता कि बैलेंस हमारे पास ये है, इन 3 से हमारा सस्पेंस अकाउंट जो है वो डेबिट हुआ है और इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन से क्रेडिट किया था, इक्विपमेंट अभी परचेज़ किया है और फिर ये 3 परचेजेस थी, इससे हमारा हुआ है क्रेडिट। ये बैलेंसिंग अमाउंट आई है, दिस वाज द एम्बेजलमेंट लॉस, इतने की चोरी हुई है। फिर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट गिवन कितना किया था, 1431,000, दिस वाज द 1431,000 हमारा प्रॉफिट। अब जो रिटर्न इनवर्ड, आप देखें जो यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट में डेबिट हो रही हैं चीज़ें वो हम इसमें से ऐड करेंगे, बिकॉज सस्पेंस अकाउंट डेबिट उस वक्त हुआ जब हमारी करेक्टिंग एंट्री क्रेडिट हो रही थी। तो 36,000 चूँकि ये सेल्स परचेज से रिलेट कर रहा है, ये हम ऐड बैक कर देंगे। इन्वेस्टमेंट इनकम आई है, देखिए रेंट इनकम यहाँ पे हमने 336 लिखी है, लेकिन फॉर द ईयर कितनी इनकम थी, 252 ही बन रही थी। ये 84 एडवांस था हमारा 3 महीने का। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 252 लिखी है, जो परचेजेस की हैं वो हमने यहाँ से लेस करवा दी हैं, डेप्रिसिएशन जो हमने रिकॉर्ड की हैं वो भी लेस करवा दी हैं, लॉस भी लेस करवा दी है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, करेक्टेड नेट प्रॉफिट आ जाएगा कि इतना मेरा नेट प्रॉफिट बनता है करेक्टेड फॉर द पीरियड। ये पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, गैस 2009 या 2011 के। इसको देखें, इसको डिस्कस करते हैं। पहले ये करते हैं, ये सिब्बी का सवाल है, सिब्बी ब्रदर्स का, और ऑफ द मोस्ट आप कह सकते हैं चैलेंजिंग क्वेश्चन है पास्ट पेपर्स का। इसको ज़रा हम देखते हैं क्या है और किस तरह से ये चल रहा होता है, इसको ज़रा देखते हैं। इसकी जनरल एंट्री पास करनी है और हमने करेक्ट प्रॉफिट जो है वो भी क्या करना है, कैलकुलेट करना है, जनरल एंट्रीज भी और करेक्ट प्रॉफिट भी। एक ये एक अच्छा सवाल है, एक सवाल है नलतर इस्टेब्लिशमेंट, मतलब वो भी हम इधर ही करेंगे। ये 2 एग्ज़ाम लेवल क्वेश्चन, अगर ये 2 सवाल आपसे हो जाते हैं तो करेक्शन फेरर में कोई मसला ही नहीं है। इसको ज़रा देखें फिर हम आगे चलते हैं, इसको ध्यान से पढ़िएगा। एक एग्ज़ाम लेवल क्वेश्चन है, इसको ज़रा हमने देखना है कि क्या है इसमें क्या नहीं है। कहते जी प्रिपेयर जनरल एंट्रीज टू करेक्ट अबव एरर्स, कि हमने जनरल एंट्रीज पास करनी है इन एरर्स को करेक्ट करने के लिए। नरेशंस वगैरह जो हैं वो रिक्वायर नहीं है और हमने ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो भी कैलकुलेट करना है। कहते द ट्रायल बैलेंस ऑफ सिब्बी ब्रदर्स डीलर ऑफ इक्विपमेंट एंड मशीन डिड नॉट एग्री एज एट 31 दिसंबर, कि उनका ट्रायल बैलेंस जो है वो एग्री नहीं हो रहा। द डिफरेंस वॉज कैरिड टू अ सस्पेंस अकाउंट,
डिफरेंस जो है वो आपने कहाँ कैरी कर दिया है, सस्पेंस अकाउंट में चार्ज कर दिए। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस शोड अप अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ ₹854,000। और कितने का ग्रॉस प्रॉफिट है? 854,000 का ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो निकाल ली है। सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस कितना है वो इसने हमें नहीं बताया हुआ अभी तक। तो ड्यूरिंग द रिव्यू द फॉलोइंग एरर्स वर डिडक्टेड, ये कुछ एरर्स जो हैं वो डिडक्ट हुए हैं। अ परचेज ऑफ ₹23,000 वॉज एंटर्ड इनटू परचेजेस डे बुक एंड पोस्टेड टू क्रेडिटर अकाउंट एज 3200। परचेजेस डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट। उसने परचेजेस बिल्कुल ठीक डेबिट की हैं, 32,000 से की हैं, बट उसने क्या किया, क्रेडिटर अकाउंट किससे क्रेडिट कर दिया? 3200 से। कम की है, अंडर कास्ट है, कितने से मज़ीद होना चाहिए? सर उसने शुरू से ही गलती की ना, परचेज ऑफ 23 उसमें 32 की जोड़ की है और फिर आएगा। एक मिनट, दोनों एंट्रीज को रिकॉर्ड करेंगे ना। देखिए परचेजेस से 23,000 भी, उसने परचेजेस अकाउंट डेबिट कर दिया 32,000 से, ऐसे ही है। पहले मुझे बताएं करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी। करेक्ट एंट्री शुड बी परचेजेस अकाउंट डेबिट 23,000 से, और क्रेडिटर अकाउंट जो है वो होना चाहिए था क्रेडिट 23,000 से, ये होना चाहिए था। उसने क्या किया है, परचेजेस अकाउंट को 32,000 से डेबिट कर दिया। एक्स्ट्रा डेबिट कितने से किया उसने? 11,000 से। तो परचेजेस अकाउंट हो जाएगा हमारा 11,000 से क्रेडिट। 9 से कर लो, 9 से क्या हो जाएगा हमारा परचेजेस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ये ठीक है, उसको रिवर्स कर दिया। उसके बाद डेबिट किसे करेंगे हम? उसके बाद जो क्रेडिटर अकाउंट है वो उसने किया 3200 से क्रेडिट। वो रिमेनिंग बैलेंस कितना होना चाहिए? 23,000 माइनस 3200 कितना बनता है? 19,800 से हम क्या करेंगे, क्रेडिटर अकाउंट को क्या कर रहे होंगे, क्रेडिट कर रहे होंगे, और जो बैलेंसिंग अमाउंट है वो किसको चार्ज कर देंगे? सस्पेंस अकाउंट को चार्ज कर देंगे। कुछ ये एंट्री होगी कि परचेजेज अकाउंट मेरा 9,000 से क्रेडिट हो रहा है, पेएबल्स अकाउंट 19,800 से क्रेडिट हो रहा है, और सस्पेंस अकाउंट जो है वो 28,800 से क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। ठीक है, आप इसको इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, वैसे कंबाइन भी कर सकते हैं, मार्क्स पूरे पूरे मिलेंगे। जैसे ये कंबाइंड एंट्री थी, नहीं समझ आ रही है आप अलग अलग कर लें। An item was included in the closing inventory at a cost of ₹94,000 ड्यू टू लोअर डिमांड। NRV कितनी हो गई है? 81,000। हम रिकॉर्ड करके आ चुके हैं। IS2 के मुताबिक इन्वेंट्री जो है वो लोअर ऑफ कॉस्ट या NRV पे रिकॉर्ड होती है। अब कितनी थी देखें, NRV 81 है, हमने कितने पे रिकॉर्ड किया? 94,000 से। तो 13,000 से इन्वेंट्री हमारी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। इन्वेंट्री अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, और कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो हमारी क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी, बिकॉज कॉस्ट ऑफ सेल्स में भी इसका इम्पैक्ट जा रहा होता है, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो वो कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट बनता है। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स अगर क्लोजिंग स्टॉक मेरा बढ़ गया है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स मेरी क्या हो जाएंगी? ज़्यादा हो जाएगी। मेरा क्लोजिंग स्टॉक कम हो गया है, क्लोजिंग स्टॉक कम होने से मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, और इन्वेंट्री अकाउंट मेरा क्या हो रहा होगा? इसमें क्रेडिट हो रहा होगा। ठीक है, बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक का और कॉस्ट ऑफ सेल्स का इनवर्स रिलेशन होता है, ये हम पढ़ के आ चुके हुए हैं। अगर क्लोजिंग स्टॉक कम होगा कॉस्ट ऑफ सेल्स ज़्यादा होगी, अगर क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा होगा तो कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होगी? कम होगी। ये हमने रेशोज़ के फर्स्ट डे में ये बड़ा सा रिलेशन, इनका आपस में इन्वर्स रिलेशन होता है। उसके बाद अ सब टोटल ऑफ ₹49,000 वॉज कैरिड फॉरवर्ड इन दैट सेल्स डे बुक एज 94,000। सेल्स डे बुक्स ओवरकास्ट की हैं, क्या करेंगे? सेल्स डेबिट कर देंगे, और सस्पेंस अकाउंट क्या कर देंगे? बैलेंसिंग अमाउंट से हम क्रेडिट कर रहे होंगे। सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट, और सेल्स जो हैं वो हमारी डेबिट हो रही होंगी। ठीक है, उसके बाद है रिटर्न इनवर्ड एंड रिटर्न आउटवर्ड अपेयरिंग इन द ट्रायल बैलेंसेज वर 82,000 and 99,000 respectively. While preparing the financial statement, the amount of return inward was shown as return outward and vice versa. जो चीज़ डेबिट थी वो उसने क्रेडिट कर दी है, जो क्रेडिट थी वो उसने डेबिट कर दी है, तो सिंपल रिवर्स कर देंगे। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं करेंगे। इसे क्या करेंगे, उसने एक अकाउंट को उठा के यहाँ लिख दिया है, हम उसको वापस रिस्टोर कर देंगे। तो आप इसको अगर ट्रायल बैलेंस में लेके भी जाएँ तो इसका ट्रायल बैलेंस में कोई इम्पैक्ट तो आया नहीं होगा।
ट्रायल बैलेंस का, इस एंट्री का, देयर विल बी नो इम्पैक्ट ऑफ दिस एंट्री ऑन ट्रायल बैलेंस। क्यों? बिकॉज डेबिट भी सेम रहे हैं, क्रेडिट भी सेम रहे हैं, अकाउंट्स ही चेंज हुए हैं ना, तो इसका ट्रायल बैलेंस के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है। इसका मतलब इसका प्रॉफिट के ऊपर भी कोई इम्पैक्ट नहीं आया होगा, थोड़ी आया होगा। डिस्काउंट रिसीव हुआ 4100 का, लेकिन वो हमने डिस्काउंट अलाउ में लिख दिया। अब देखें डिस्काउंट अलाउ में हमने 4100 का डिस्काउंट लिख दिया, तो डिस्काउंट रिसीव है, ये होना चाहिए था बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट रिसीव हमारा होना चाहिए था क्रेडिट। हमने क्या किया है, उसको डेबिट कर दिया, डिस्काउंट अलाउ, तो 4100 से हम करेंगे उसको क्रेडिट, ये हो गया बिल्कुल न्यूट्रल। अब हम करेंगे 4100 से फर्दर करें क्रेडिट, तो क्या होगा, सही एंट्री होगी। इसका मतलब 8200 से सस्पेंस अकाउंट डेबिट होगा, 4100 से डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट होगा, और 4100 से डिस्काउंट रिसीव जो है वो क्रेडिट हो रहा हो। आपने डिस्काउंट अलाउ कर दिया है डेबिट, वो तो होना ही नहीं चाहिए था, वो तो होना ही नहीं चाहिए था, उसको तो हमने ज़ीरो पे करना है, तो एक दफ़ा वो, और जो होना चाहिए था वो हमने रिकॉर्ड कर ली है। तो अगर आप इसकी एंट्री देखें तो क्या हो रहा है कि डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट हो गया, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट हो गया, और सस्पेंस अकाउंट जो है वो हमारा क्या हो गया, डेबिट हो गया। ठीक है, ये याद रखना कि डबल अमाउंट से हम डेबिट करते हैं, कोई भी रेक्टिफाई कर रहे हो। एक चीज़ थी नहीं, उसको ज़ीरो पर लेके आते की करना पड़ा, और एक चीज़ होनी थी, उसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ा है, वहाँ पे मूव करना पड़ा है। लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, बैलेंसिंग सेम ही आएगा। पहली एंट्री पास की है, उस पर 4100 से सस्पेंस अकाउंट डेबिट की है, दूसरी एंट्री पास की है, उस पर भी 4100 से डेबिट की है, तो अल्टीमेटली आपका सस्पेंस अकाउंट 8200 से ही डेबिट हुआ है, तो अलग लिख लें, कोई मसला नहीं है। फिर एस बी स्टार्टेड यूजिंग एन इन्वेंट्री आइटम एज ऑफिस मशीन इफेक्टिव फ्रॉम 1 अक्टूबर 18, नो एडजस्टमेंट हैज़ बीन रिकॉर्डेड। इन्वेंट्री आइटम को ऑफिस में इस्तेमाल कर रहा है 1 अक्टूबर से, कोई एंट्री पास नहीं की, कॉस्ट ये है, सेलिंग प्राइस इसकी ये है रिस्पेक्टिवली, और इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है पीरियोडिक इन्वेंट्री मेथड इस्तेमाल होगा। ऑफिस मशीन 10% के ऊपर डेप्रिशिएट होगी जिस दिन हम लेके आएंगे, और प्रायर टू डिस्पोजल तक हम क्या करेंगे, उसको डेप्रिशिएट करेंगे, और मेथड क्या है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। अब ये कॉस्ट ऑफ सेल्स है, आप इसका पहले अपने सेल्स का पार्ट बनाएंगे, तो क्या होगा, आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट तो है वो हमारा हो जाएगा डेबिट 145 से कॉस्ट ऑफ सेल से, और इन्वेंट्री जो है वो हमारी क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। इसका मतलब आपने इन्वेंट्री से उठा के चीज़ को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सेल्स और जीपी रेलेवेंट नहीं होता, बिकॉज आप अपने इस्तेमाल उठा कर लेके जा रहे हैं, आप कॉस्ट के ऊपर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फिर ये कॉस्ट ऑफ सेल्स का तो पार्ट लेकिन बनेगी, क्योंकि सेल्स हम रिकॉर्ड करेंगे, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारी डेबिट हो जाएगी, क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारी क्रेडिट हो जाएगी, तो हमने इसको इन्वेंट्री से भी रिमूव करवा दिया। अब मशीन ली है 145 की, ये रेट है, 3 माह की डेप्रिसिएशन आएगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो हमारी क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो रही होगी। तो ये सारी एंट्रीज थी। प्रॉफिट का इम्पैक्ट देना है तो हमें प्रॉफिट ये गिवन है। अब वो तमाम चीज़ें जिस पे करेक्टिंग एंट्री में डेबिट हुआ है वो हम ऐड कर देंगे, जिस पे क्रेडिट हुआ है वो हम सारा लेस करवा देंगे, तो मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट जो है आ जाएगा। ये निकाल लेंगे जीपी, रेक्टिफाइड प्रॉफिट निकाल लेंगे। एंट्रीज हमने पास की हुई हैं आपके सामने, जो जो चीज़ें उसने डेबिट की हैं रेक्टिफाई करते हुए वो लेस कर दो, जो चीज़ें क्रेडिट की हैं वो ऐड कर दो, तो आपके पास आ जाएगा। जैसे यहाँ पे रेक्टिफिकेशन हुई है, ये 19,000 से परचेजेस हमारी क्रेडिट हुई हैं, तो ये हम ऐड कर देंगे। फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स में हमारा यहाँ पे इम्पैक्ट किया था इन्वेंट्री का, कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारी डेबिट हुई थी, तो ये हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स यहाँ पे लेस करवा दी। सेल्स हमारी कम हुई हैं वो हमने लेस करवा दी। अब रिटर्न इनवर्ड्स जो है वो क्रेडिट हो रही थी, तो इन दोनों का हमने इम्पैक्ट लिया, ये प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा, बिकॉज करेक्टिंग एंट्री अगर क्रेडिट हो रही है तो प्रॉफिट में ऐड होती है, अभी आपको ये बता दी है। फिर डिस्काउंट अलाउ इनकम में ऐड होगा, बिकॉज ये भी अभी हमने एंट्री पास किया, देखें ये डिस्काउंट अलाउ क्रेडिट हुआ है इसलिए ये भी ऐड हो रहा है। ये करेक्टिंग एंट्री की है, ये भी हम क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट में ऐड कर रहे हैं। तो ये दोनों करेक्टिंग एंट्रीज थी, दोनों क्रेडिट हो रही थी, इसलिए क्या किया, प्रॉफिट में ऐड कर दी है। फिर ये जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है ये डेबिट हुई है, तो ये हम लेस करवा देंगे, ये भी ऐड हो जाएगी क्योंकि कॉस्ट का पार्ट बन रही है। इन्वेंट्री हम लेस करवा देंगे, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएगा। अगर आपने जर्नल एंट्रीज वगैरह पास कर ली हुई हैं
तो करेक्टिंग प्रॉफिट निकालने का कोई मसला नहीं होता। एक जो 4 बातें बताई हैं वो याद रखना कि अगर करेक्टिंग एंट्री पास कर रहे हो और वो क्रेडिट हो रही है तो प्रॉफिट में ऐड करना। आपके सामने है जो चीज़ें हमने करेक्शन करके क्रेडिट की हैं वो सारी प्रॉफिट में ऐड की गई हैं। जो चीज़ें करेक्ट करके डेबिट की गई हैं नॉमिनल अकाउंट की, वो क्या की गई हैं, प्रॉफिट में से लेस की गई हैं। तो मेरे पास क्या आ गया है, एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया है। इज दैट क्लियर? ये एक एग्ज़ाम लेवल का सबसे मुश्किल सवाल कंसिडर होता है, सिब्बी ब्रदर्स वाला। कर लेंगे ये?